जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन की, तो कई तरीके होते हैं जिसकी वजह से अमराज और ख़ुसूसन वबाई अमराज फैलते हैं। आज बिलख़ुसूस बात करना चाहेंगे जानवरों के ज़रिए या उनके कांटेक्ट में आने के बाद उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसमें गोश्त का शुमार किया जाए, दूध का इस्तेमाल किया जाए, उससे जो आपको बीमारियाँ लग सकती हैं। आज इसका आलमी दिन है जिसको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ का आलमी दिन करार देते हैं। 4 मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए जानवरों की ये जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं वो आपको लग सकती हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं और अनकन्वेंशनल तरीक़ों से, जिसको माइकोटिक तरीके कहा जाता है, उससे भी आप जानवर के कांटेक्ट में आ सकते हैं और आपको कोई बीमारी हो सकती है। मुख्तलिफ़ अमराज का अगर जिक्र किया जाए, कईयों को तो हम नाम से जानते हैं क्योंकि जब ये अमराज फैले थे तो इनके बारे में बहुत बातचीत की गई, मीडिया ने काफ़ी अटेंशन दी। मिसाल के तौर पर मंकी पॉक्स की बात की जाए या रेबीज़ वाले कुत्ते के काटने से जो हमें मर्ज़ हो जाता है तो रेबीज़ का इसमें शुमार होता है। इबोला और सार्स के बारे में आप जानते हैं, जो अफ्रीका के कई ममालिक में कई दफ़ा उनको अपनी लपेट में ले चुका है। सार्स की वजह से हमें याद होगा कि 2015-14 के दौरान हज की भी जो तमाम एक्टिविटीज़ थी, बल्कि उम्रे के लिए जो लोग जाने वाले थे उनके वीज़ास कैंसिल हुए थे बिकॉज सऊदी अरब में भी सार्स बुरी तरह फैला था। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। आप ये देखें कि ज़ोनोसिस कोई एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रॉब्लम्स। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ बीमारियां इसी की मद में आती हैं, वो तमाम इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स जो जानवरों से कांटेक्ट के ज़रिए होते हैं उनको ज़ोनोसिस कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम अज़ीज़ सुमरो साहब। आप सीनियर वेटरनरियन रिसर्च ऑफिसर हैं एट द एनिमल केयर सेंटर। आपसे जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने पालतू जानवर से आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर ट्रैवल करते तो हमें कहा जाता है कि जी सैलड्स भी जब आप खाएँ तो आप उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से करें। साल्मोनेला का आपने नाम सुना होगा, ये सैलड के ज़रिए फैलती है। इसके अलावा सामन मछली को भी क्योंकि वो कच्चा पक्का सा थोड़ा स्मोक तरीके से खाते हैं, उससे भी खाने से एहतियात का कहा जाता है। तो ऑल दीज़ आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। कई दफ़ा तो जो मच्छर और हशरातुल अर्ज़ होते हैं उनके ज़रिए फैलने वाली बीमारियों को भी, कुछ बीमारियों को ज़ूनोसिस में उनका शुमार किया जाता है। तो लेट्स टेक द कॉन्वर्जेसन फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, हाल ही में हमने देखा था कि बड़े जानवर में, भैंसों में, गाय वगैरह में जो बीमारी फैली थी तो एक अभाम था कि भाई इसके गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। ये बीमारियां सीजनल होती हैं और उसके बाद ये बीमारी सही कैसे होती है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने कहा कि हम 1/3 जो बीमारियां हैं वो जानवरों से हमें लगती हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी बीमारियां हैं जो हमें जानवरों से लाहक हो सकती हैं। जिस तरह आपने बात की जो जानवरों में बीमारी हुई थी लंपी डिजीज़ की, तो लंपी डिजीज़ बेसिकली वायरल डिजीज़ है और वो वायरस सिर्फ जानवरों को अफेक्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जहाँ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। अब इसके साथ अगर हम इस पर थोड़ा सा डीपली देखें तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया अक्सर व बेशतर हमारे इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से हमें उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ एन अनदर टाइप ऑफ अ ज़ूनोसिस कि आपको एक ऑर्गेनिज्म तो ज़रूर लगा लेकिन उसके साथ साथ आपको उसकी रेजिस्टेंस की वजह से भी आपको जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी फाइट करती रहती है किसी ना किसी इन्फेक्शन के साथ, लेकिन अगर हमारी बॉडी थोड़ा भी फेल होती है, हमें मामूली सा भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एग्रीवेट हो जाएगा और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करेंगे। अगर हम इन हार्मोन्स की और इन एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की बात करें जो कि वेटरनरी दुनिया में अब इनका आम इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे उन जानवरों के लिए जो कमर्शियल यूजेज में हैं, अगर हम बकरी की बात करें, गाय की बात करें, यहाँ तक कि मुर्गियों की बात करें, इनको मुख्तलिफ़ तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इनकी दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्या ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं? देखिए, अदर देन नेचर जो भी चीज़ें है वो डेफिनेटली नुकसानदेह होती है। हमें नेचर को समझना चाहिए, नेचर को फॉलो करना चाहिए। बर्थ एक नेचुरल प्रोसेस है, मिल्क प्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। तो रादर दैन कि आप एक एनिमल के ऊपर फोर्स करते हो इंजेक्शंस के थ्रू कि वो प्रोडक्शन दे, गवर्नमेंट ने से बहुत अच्छे स्टैंड्स लिए हुए हैं
कि वो इस तरह के हार्मोन्स जो डेयरी एनिमल्स में यूज़ होते थे उस पर बैन है, बहुत बड़े अरसे से बैन है और बड़ा इफ़ेक्टिवली उनको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल सही। उसके अलावा जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं स्पेशली ऑक्सीटोसिन वगैरह, डेफिनेटली इस तरह के इंजेक्शंस और उसके रेजिड्यूज जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इनकी फीड के बारे में भी बात करना चाहेंगे। अक्सर जानवर को अगर बीमारी हो रही है तो उसकी पूरी जहाँ पे उसकी अफजाइश है, उसको कितने क्लीन माहौल में रखा जा रहा है, उसको खाने को क्या दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें भी तो अहम होंगी। और हाल ही अभी अगर हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ों पे जहाँ पाबंदियाँ लगी हैं, इंपोर्ट पे पाबंदी लगी है, पोल्ट्री फीड का भी इसमें जिक्र हो रहा था, क्या इसकी वजह से भी किसी बीमारी के फैलने का अंदेशा होता है? देखिए, पोल्ट्री फीड का अगर हम देखें तो एक अलग एक उस पर बात की जा सकती है जी। लेकिन नॉर्मली जो फूड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं या इन्फेक्शस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले एनिमल कंज्यूम करता है, पहले एनिमल इफेक्ट होगा, उसके बाद फिर ह्यूमन इफेक्ट होगा। तो अगर हम उसको देखते हैं कि एनिमल अगर इफेक्ट नहीं होता तो वो कैरियर हो जाता है और वो कैरियर होके उसके बाद ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। आर्सेनिक एक टॉक्सिन है बहुत ख़तरनाक किस्म का, लेकिन अगर चिकन्स खुद खाएंगे तो सर्टेन लेवल्स तक वो टॉलरेट कर सकते हैं, बट वो ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है। और रिसेंटली इस पे रिपोर्ट आई है कि आर्सेनिक की वजह से ह्यूमंस में कैंसर्स होते हैं बाय कंज्यूमिंग पोल्ट्री। बट ये टैबू, इसको टैबू ना बनाएं, इसको अंडरस्टैंड करें, टेक इट टू द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, हेल्दी अप्रोच रखें, हेल्दी फूड की तरफ जाएं। आप ये अपना ज़रूर चेक किया करें कि आपका फूड जिस ओरिजिन से आ रहा है वो किस ओरिजिन का है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। देखिए, खाने के बगैर हम रह नहीं सकते, हमने नाश्ते में अंडा खाया, चाय पी, एनिमल्स के बगैर हम नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली हमें उन सब चीज़ों की अश्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस वी आर ऑन द सब्जेक्ट, मुझे बताएं कि जो फार्मी अंडे या जो हमें नॉर्मली अंडे मिल रहे होते हैं उस पर भी बड़ी बहस होती है, क्या उसको खाने का कोई नुकसान है और उसके ज़रिए भी कोई वबा या कोई बीमारी फैलती है? देखिए, अंडा एक ऐसी अल्लाह ने चीज़ बनाई है जिसमें कोई एडल्ट्रेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर से पैक होकर आता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि वबाई अमराज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है साल्मोनेला। लोग अक्सर और बेशतर ये करते हैं, घर पे अंडे आए उसी वक्त तोड़ा और उसके बाद उन्होंने पका के खा लिया। जब वो तोड़ते हैं, पकाते हैं, कुक जो उसका पार्ट है वो तो उसका डेफिनेटली वो हाइजेनिक हो गया, लेकिन आपने अंडों को जब हाथ लगाया, दैट इज़ द सरफेस एरिया, वो जहाँ से आ रहा है दैट इज़ कंटेनिंग बैक्टीरिया। अच्छा, तभी कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्मोनेला की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ अंडे बल्कि आपने, जैसे हम बात कर रहे थे कि सैलड्स के थ्रू भी फैलता है, तो अगर आपने सलाद पत्ते लिए हैं, टमाटर लिया है, खीरा लिया है, उसको अच्छे से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम अक्सर जो स्ट्रीट एनिमल्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इस पर बड़ी बहस होती है कि भाई ये तो बड़ा क्रूल अमल है, ये बड़ी ज़ालिमाना एक मुहिम चलाई जाती है कि हर स्ट्रीट पे पाए जाने वाले कुत्ते बिल्लियों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है, बिकॉज उनसे डर है। मुझे बताएं, एक जो सबसे बड़ा खौफ है डॉक्टर साहब वो रेबीज़ के उससे होता है कि पागल कुत्ता ना काट ले, और उसके बाद जी हमेशा जैसे हम सुनते हैं कि 14 इंजेक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। मुझे बताएं कि ये इसमें साइंस ने कितनी तरक्की की है, क्या रेबीज़ वाले जानवर को हैंडल किस तरह करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात पे कहूँगा कि स्ट्रे एनिमल्स जितने भी हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। सही। एनिमल्स के इन्वायरमेंट में ह्यूमंस को भेजा गया है, ना कि एनिमल्स को भेजा गया। तो हमें पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा, हम उसको गैर ज़रूरी तकलीफ़ ना दें। वो हमें इनडायरेक्टली आपको लगता नहीं है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन वो आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। बात रही रेबीज़ की, तो रेबीज़ को एक बहुत मुश्किल और एक ऐसी चीज़ बनाया गया है, डेफिनेटली वो मुश्किल और लाइलाज बीमारी है, लेकिन हर काटने वाला कुत्ता रैबिट नहीं होता। तो लिहाजा आप एनिमल्स के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखें, और गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छे स्टैंड्स लिए हुए हैं, NGOs ने बहुत अच्छे स्टैंड्स लिए हुए हैं। वो रेबीज़ फ्री कराची, रेबीज़ फ्री पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें वो 70% डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट करा रहे हैं। कराची में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो जानवरों को वैक्सीन्स करवाते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को वैक्सीन। अच्छा, मेरा अपना इत्तेफाक हुआ था, मुझे याद है कि आज से कुछ साल कबल एक स्ट्रे डॉग ने बच्चे दिए थे हमारी गली में, और फिर उसके बाद सबके लिए वो न्यूसेंस बने हुए थे बिकॉज वो बच्चे शोर बहुत करते थे रात को। बट वी मेड श्योर कि आई गॉट इन टच विद ACF, और हमने उन तमाम बच्चों को उस वक्त पकड़ के हमने उनको वैक्सीनेट करा दिया। आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह की किसी भी मुहिम से अगर गुजरे हुए वो जो कुत्ते होते हैं और अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो उन्होंने एक ख़ास कॉलर पहना हुआ
हुआ होगा जो आपको बताता है कि ये आपके लिए बेज़रर है। इसके अलावा अगर आपका तुर्की वगैरह जाने का इत्तेफाक हो तो आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह के जानवरों को टैग किया हुआ होता है कि हुकूमती सतह पे ये वैक्सीनेटेड है और आपके लिए सेफ़ हैं। इट्स वाज वेरी नाइस टू नो कि पाकिस्तान में भी इस तरह की मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है। और अगर नहीं है, अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी इस तरह के स्ट्रे जानवर से खौफ महसूस कर रहे हैं तो रादर देन कि आप उसको ज़ालमाना उस पर तशद्दुद करें, उसको धुतकारें, उसको मारें, आप एक बहुत बड़ी नेकी कमाएंगे और लोगों को भी उससे महफूज रखेंगे अगर आप उसको वैक्सीनेट कराते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सेहत का ख्याल रखिए, अवेयरनेस फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको इन मौज़ूआत के बारे में आगे ही हो।